ग्रीटिंग्स एवरीवन। ये एडिटोरियल आया है हेल्थ इम्प्लीकेशंस के ऊपर, बात कर रहा है कि बजट में हमारे जो हेल्थ है सेक्टर है उसको ध्यान नहीं दिया गया। अब बजट में हेल्थ सेक्टर को ध्यान नहीं दिया गया, इससे हम क्या क्या इम्प्लीकेशंस ले सकते हैं और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में, इसके बारे में हम बात करेंगे। के सुजाता राव का एडिटोरियल है, ये फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं, इसलिए ये जो कुछ भी कह रही हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो, बजट में बजटरी एलोकेशन जब भी बात करोगे तो बजट की हम बात कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यार ये ह्यूमन वेलफेयर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हम सोशलिस्ट स्टेट में रहते हैं, यहाँ पे ये पूरी इकॉनमी प्लान्ड इकॉनमी है, और प्लान्ड इकॉनमी में आप ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो बढ़ा के चल रहे हैं। जैसे बजट में इस बार हमने यही सुना है ना कि कैपेक्स जो है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफ़ी बढ़ा रही है, लेकिन जब बजट में हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से नहीं हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे उनकी हेल्थ, जैसे उनका एजुकेशन, ठीक है, जैसे उनका लाइवलीहुड, जैसे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पैसा भी ज़रूरी है, प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज का भी होना ज़रूरी है, और जैसे कि सैनिटेशन, यानी कि ये चीज़ें सब क्या इंक्लूडेड होती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूडेड हैं। अब बजट अगर इनको केटर ना करे, बजट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देने में चला जाए, हेल्थ ना दे, तो ये बजट का कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है। और ऑथर ने इस बार इसी चीज़ को टारगेट किया है। यहाँ पे के सुजाता राव जी कह रही हैं हमसे कि हमारे बजट ने बहुत सारी चीज़ें नेग्लेक्ट कर दी हैं। आप देश आपसे है या आप देश से, या आप देश से प्यार करते हो या प्यार मतलब लोगों से, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि यू कैन लव द कंट्री विदाउट लविंग द पीपल? दिस इज व्हाट शी हैज़ यूज्ड हेयर। ये लास्ट जार्स में एम्परस निकोलस की कहानी बताती हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे एम्परस निकोलस की इस कहानी में ये आया था कि गवर्नेंस जो है, जो बजट है वो लोगों तक टारगेट करना चाहिए, वो सिर्फ देश के इंफ्रा के ऊपर काम करना चाहिए। कहने का तात्पर्य इनका अभिप्राय ये है, मतलब ये है। तो देश बजट तो हमेशा लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ पे बजट के ऊपर इन्होंने कहा कि ये बजट जो है ये सरकार का ट्रू इंटेंट और विजन बताता है, मनोभावना कैसी है और इनका इंटेंशन क्या है, किस चीज़ को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किस चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। ये बजट जो है इक्विटेबल एक्सेस ऑफ ऑल सिटीजन्स टू ऑल पब्लिक गुड्स को में मदद करता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस, जब आपने ये लिखा। अब देखो, जैसे आपको बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ आ रही हो तो ये एक स्ट्रीट हॉकर है जो रोज़ सुबह आता है और इस वीडियो में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसको मैंने बहुत बार बोला है कि बेटा तुम शोर मत मचाया करो बाहर आके, तो 2-3 बार तो इसने मुझे एक निगलेक्ट किया। चौथी बार जब मैंने इसको बोला, और बड़े प्यार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम शोर मत मचाया करो, तो ये कहता है कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। अब ये बेचता क्या है, ये बस बेचता दरी है, दरी चादर इस तरह की चीज़ें बेचता है, क्योंकि इसके पास दुकान लगाने के पैसे नहीं है। तो ये जो बजट में ऐसे लोगों को क्या इंक्लूड किया गया, स्ट्रीट हॉकर, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या है, तो ये सब कुछ नहीं है। ये इक्विटेबल एक्सेस में मदद करता है हर सिटीजन्स की बेसिक पब्लिक गुड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ बजट हो गया। तो हम ये नोट अपने हम हमेशा कर लेंगे, जब भी बजट को इंट्रोड्यूस करेंगे या बजट के ऊपर कुछ भी बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ बजट में लिखेंगे कि इक्विटेबल एक्सेस ऑफ पब्लिक गुड्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कह रहे हैं यूके डिवास्टेट हो चुका था, तो नेशनल हेल्थ सर्विस वहाँ पे लॉन्च की गई। अब इन्होंने लेसन्स दिए हैं यूके से हमारे पास सीखने के लिए क्या है। तो यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस को जब लॉन्च किया गया था सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए, तो ये कहा था कि एक विलियम बेवरेज नाम के एक इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने 5 ईवल्स बताए: वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर एंड आइडलनेस। वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वालर एंड आइडलनेस, इन सभी का मतलब ये है कि अगर इंडिया को बेसिकली इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है अपना, तो उसको बेसिकली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा बेसिक सर्विसेज सच एज न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल, सैनिटेशन, हाइजीन रादर देन एयरपोर्ट्स। तो ये लेसन्स फॉर इंडिया, लेसन्स फॉर इंडिया क्या है, हमें कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना है, न्यूट्रिशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल, सैनिटेशन और हाइजीन में। एयरपोर्ट्स, हाईवे, स्पीड ट्रेन्स पे ना भी करें तो भी चल जाएगा। अब इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, जैसे 80 करोड़ पीपल को फ्री फूड ग्रेन्स, फ्री राशन दिया, 500 बैकवर्ड ब्लॉक्स बनाए हैं, क्लीन वाटर तक का एक्सेस घर घर में पहुंचाया है, टॉयलेट्स पहुंचाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए हैं, एम्प्लॉयमेंट किया है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से,
स्किल डेवलपमेंट किया है सरकार ने। तो ये पॉजिटिव मेजर्स ऑलरेडी टेकन में हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव मेजर्स ऑलरेडी टेकन। सही है कि नहीं? ये गवर्नमेंट ऑलरेडी ये मेजर्स ले चुकी है। अंत्योदय अन्न योजना हो गई, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो गई, और जल जीवन मिशन हो गया, स्वच्छ सुरक्षा अभियान हो गया, तो ये सारी और मनरेगा हो गया। तो ये 4 मिशन आपको पता चल गए। लेकिन ऑथर कह रहा है कि सिर्फ इनसे पार्शियल गेन होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। मेन वाइडनिंग इनइक्वालिटी का मेन इशू है। तो मेन इशू यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर। तो वाइडिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को आप कैसे कम करेंगे, ये बजट का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है कंट्री की, तो इनइक्वालिटी तो हटाना पड़ेगा। इसका मतलब एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्परेटिव। ये आप इसको अनअफोर्डेबल नहीं कर सकते। कहते हैं कि कंट्री जो है उसकी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इलिटरेट है। ये एक डिसएडवांटेज दूसरा है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है। अब ऐसी पॉपुलेशन अगर अनहेल्दी हो गई और माल नरिश्ड हो गई तो और खतरा है। तो कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में ये सिचुएशन ऑलरेडी है, ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी हैं। अब कंट्रीज़, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को स्टडी करें, क्योंकि हमें डेवलप्ड बनना है इस अमृत काल में, तो एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन जो है उस पर सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था। इन्होंने कहा कि एक बार को शायद तो अमेरिका की इनोवेशन और साइंटिफिक कैपेबिलिटी, यानी साइंस की जो क्षमताएं हैं, उस पर भी रोक लग गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने के लिए जा रही थी। और इसमें एजुकेशन प्राइवेटाइज नहीं, एजुकेशन पे कम फोकस था और प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस था। इन्होंने निकारागुआ का लेसन दिया, यूके, निकारागुआ, यूएस का लेसन दे रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट ना करने की वजह से इकोनॉमी गड़बड़ चली गई। तो अब क्या है, बेसिकली ये पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके इंटेंशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से यूनिवर्सल एजुकेशन और हेल्थ टू ग्रोथ हमारी सेंट्रलिटी रहा ही है, और अभी भी इसको हम बढ़ाने की, एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। अब बजट 2023 के ऊपर इन्होंने कहा कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आप अगर डेटा को देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। 230 मिलियन इंडियन स्लिड इनटू पॉवर्टी ड्यू टू कोविड-19। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि गरीबी बढ़ चुकी है। अब ASER रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत सारे 5वीं कक्षा के बच्चे जो हैं वो दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहे, अनएबल टू रीड। तो ये लिटरेसी को दर्शाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा की बात करें तो 35.5% बच्चे जो कि 5 साल के कम आयु के हैं, स्टंटेड हैं, गैंठे हैं। 32.1% बच्चे जो हैं अंडरवेट हैं। तो ये हमारे पास 3 डेटा सेट्स निकल के आते हैं कि अगर हमें बताना हो पुअर कंडीशंस दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, ये वो कंडीशंस हो गई, ये कंसर्न्स हो गए। तो यहाँ से अगर हम अपने आंसर को स्टार्ट करें, अपने नोट्स को स्टार्ट करें, तो कितना बेहतरीन आंसर लगेगा हमारा। सही है कि नहीं? अब कह रहे हैं कि अब इस बार के एलोकेशंस फॉर एजुकेशन को अगर कंपेयर करें और न्यूट्रिशन को कंपेयर करें तो वो ज़्यादा कुछ बढ़े नहीं है। इनफैक्ट मिड डे मील जैसी योजना में 9% गिरावट आई है बजट में इन्फ्लेशन के कारण। और जबकि डेटा कुछ हमें ये बता रहा है कि लोग सरकारी स्कूलों में ज़्यादा भर्ती ले रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा भर्ती ले रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलिंग अनअफोर्डेबल हो गई है। ऐसे में बच्चे बढ़ रहे हैं और मिड डे मील का बजट कम हो जा रहा है। अब दूसरा ये है, इसके बाद इन्होंने एक और कहा कि डिजीज बर्डन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वाला प्रॉब्लम जो है वो भी बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ बढ़ रहा है, गैरियाट्रिक केयर रिक्वायर्ड है जहाँ पे लोड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आ रही हैं। तो इंडिया के पास ना तो ह्यूमन रिसोर्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही डायग्नोसिस है इस तरीके की कि इन सभी चीज़ों को ट्रीट किया जाए। अब कह रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, फॉल्ट लाइंस क्या है। तो कोविड-19 ने हमारी मेजर फॉल्ट लाइंस हैं 3, यानी हमारी दुखती नफ्स हैं 3। पहला, किसी के पास फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन नहीं है। तभी सिटीजन्स, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन का मतलब कि अगर पैसा ना रहे तो उस समय क्या होगा। तो कोविड के दौरान लोगों का एक्सपेंडिचर जो है 70,000 करोड़ के आसपास हो गया, और ऐसे समय पे जब उनकी इनकम्स जो है वो फेल हो गई, एक इंडिविजुअल का नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम जो है हमारा है, जो कि हमने देखा कि नॉर्थ साइड में, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बुरी तरीके से विफल रहा। बहुत सारी अवॉइडेबल डेथ्स थी, लेकिन वो अल्टीमेटली डेथ हो गई लोगों की। वेल इक्विप्ड और फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स नहीं है हमारे पास।
इंडिया को अपना रिसोर्स इन्फ्यूज करना पड़ेगा इन सब जगहों पे, हॉस्पिटल्स पे, प्राइमरी हेल्थ पे, ताकि समझ सकें यार कि हमें इन सब चीज़ों को अब एड्रेस करना है। बहुत समय हो गया भारत देश को आगे बढ़ते हुए, पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, बहुत ज़रूरी है ये तो। अब कह रहे हैं कि ये पूरा देखिए, आप हमारे कंट्री का रेगुलेशन जरा आप देखिए, पूरा कैओटिक स्टेट में है। कैओटिक स्टेट में बहुत सारे लॉज में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर भी पार्लियामेंट उसको अमेंड करने नहीं जा रही है, क्योंकि समय ही नहीं है इन लोगों के पास ये सब सोचने के लिए। स्क्रैप करना चाहिए, चीज़ों को अमेंड करना चाहिए अगर आपको साउंड गवर्नेंस देनी है तो। नहीं, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ सेक्टर को मार्केट फोर्सेस के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दें। अरे क्यों खोल दोगे? अभी तुमने खुद की कमियां आइडेंटिफाई की हैं क्या? गवर्नमेंट ने खुद भी समझा है क्या कि क्या प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ में? जो तुमने अस्पताल बनाए रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाए रखे हैं, इनके इंफ्रा को कौन रिन्यू करेगा? तुम्हारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गांव-गांव में है, इनकी स्वास्थ्य सेवाओं को कौन सुधारेगा? सिर्फ आयुष्मान भारत योजना लॉन्च करने से थोड़ी हो जाता है भाई। यहाँ पे और यही सब आपको ये सारे पॉइंट्स बताए हैं। कहते हैं कोविड-19 में इतना बड़ा लेसन लेने के बाद भी कि हमें पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिजीज सर्वेलेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रेजिलियंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि ऐसे झटकों को हम आराम से झेल सकें, अभी भी सरकार को समझ नहीं आया और बजट कम कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, इसमें जो इनका पॉइंट है ना बजट का, जो इनका पॉइंट है वो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से है सर, ये याद रखिएगा। बजट को अगर आप एक इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वहीं दूसरा एडिटोरियल आया था फिस्कल कंसोलिडेशन पे। बजट में ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ये ऑथर बात कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ के फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बजट हमारा बढ़िया है, लेकिन अगर हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव के, वो देखो तो बहुत सारी दिक्कत है, वो तो दिख ही रहा है हमें। कह रहे तो कहती है कि ये देखिए, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स का फायरवॉल बने, और कोई भी इवेंचुअलिटी आती है तो हेल्थ केयर सिस्टम्स और वल्नरेबिलिटी, हेल्थ केयर सिस्टम्स को वल्नरेबिलिटी कम करनी है। हमें पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी चाहिए जहां पे फंडिंग जो हो वो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बढ़ाने के लिए हो, साइंटिफिक रिसर्च प्रमोट करने के लिए हो, हेल्थ सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए हो। आपने 157 नर्सिंग स्कूल्स बना दिए और आप कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी एलिमिनेट करने की जो जेनेटिक है। कहते हैं ये सब देखिए साइंटिफिक इनोवेशंस का रिफ्लेक्शन तो है, बट नो आंसर टू द सीरियस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। तो यहाँ पे ऑथर खुश भी हैं और अपनी नाराजगी भी दर्शा रही है। अब इन्होंने प्रियम्बल की इक्विटी और जस्टिस को कोट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुल लाइन। आप यहाँ से स्टार्ट करिए। इक्विटी एंड जस्टिस आर वैल्यूज दैट मस्ट बी गाइड टू अ पॉलिटिकल नेशन। इक्विटी एंड जस्टिस के साथ आप प्रियम्बल के को लेके चले, दिस इज इंस्टाइंड इन द प्रियम्बल। इसके बाद आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि द वाइडिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया इज अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। द बजट should focus on reducing the inequalities in India. Inequality is not only economic phenomena. Inequality is also a social phenomena, which is factored by access to education, access to healthcare, and access to food. The government should also focus on these three areas. Now, access to education की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये वाला पॉइंट, द एनरोलमेंट इन पब्लिक स्कूल इज इंक्रीजिंग, बट मिड डे मील्स का जो आपका बजट, द बजटरी एलोकेशन फॉर मिड डे मील्स रिड्यूस्ड बाय 9%। जहाँ पे एक्सेस टू फूड की बात लिखेंगे वहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रन अंडर एज 5, out of children under age at 5, 35.5 are stunned at 32.1 are underweight. This reflects great malnourishment as per National Family Health Survey 5. With regards to access to job opportunities की बात करें, livelihood की बात करें, 230 million people have slid into poverty after COVID-19. So these are the great lessons that we have from COVID-19. And these are the reasons why we say that political leadership should have a political will and understanding to invest where? In public health, public sanitation, public services basically. So we need policy changes and we need money allocation, not in terms of immediate emergency, but we want it to be sustainable and long. She says that इस तरह के स्ट्रक्चर जब कोलैप्स कर जाते हैं ना, जो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए बनाए जाते हैं, जो कि कोलैप्स कर ही जाएंगे, सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होते हैं, कमज़ोर वर्ग होता है समाज का, जो कि बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। लेकिन इसमें क्या है, बीमारी देखे कह रही है कि डिजीज इज एन इक्वलाइजर। सर बीमारी ये नहीं देखती लगने के पहले कि आप अमीर हो कि गरीब हो। बहुत सारे रिच लोगों ने भी अपनी जानें खो दी कोविड-19 के पास, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन की एक्सेस नहीं थी। ये कह रही हैं कि ये लेसन्स हमें भूलने नहीं चाहिए। अगर आपने आज हेल्थ सेक्टर को नेगलेक्ट किया ना, तो आपके क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट्स
जो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, उसके कंसिक्वेंसेज होंगे। तो ये वाला ओपिनियन देखिए, ये लास्ट पॉइंट हम अपने आंसर्स में नहीं लिख सकते सर। हम कोई बहुत बड़े ज्ञाता नहीं रहते अपने आंसर्स में, जो कि हम ऐसा ओपिनियन दे के यूपीएससी को भिगा के तमाचा मार के चले आए कि भैया देखो तुम्हारी सरकार नहीं कर रही। आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने, तो इन्होंने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं और इन्होंने खुद ने ही सोल्यूशन बता दिए हैं। इन्होंने सोल्यूशन बता दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमें निकारागुआ से क्या सीखना चाहिए, हमें यूएस से क्या सीखना चाहिए, हमें यूके से क्या सीखना चाहिए, हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस पे करना चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे फोकस करना चाहिए कि जेनेटिक पे करना चाहिए, इक्विटी जस्टिस को किस तरीके से करना चाहिए, फॉल्ट लाइन्स हमारी क्या है। तो इन्होंने जो 3 फॉल्ट लाइन्स हमें बताई हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हमारा नहीं है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो कैटिक स्टेट में है। तो ये तीनों चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर द एडिटोरियल एनालिसिस। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।